क्लास 6 है, लेसन 1 है, सब्जेक्ट आपका साइंस है। लेसन का नाम है भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। तो भोजन के स्रोत मतलब जिस वस्तुओं से हमको भोजन की प्राप्ति होती है वही भोजन के स्रोत कहलाते हैं। भोजन हमको मुख्य रूप से 2 तरीके से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों द्वारा और जंतुओं द्वारा। तो जो भोजन हमको पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं जैसे गेहूं, दाल, चना, चावल, ये सभी हमको फल फूल वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तो यह आपका होता है वनस्पति द्वारा भोजन किया। दूसरा है जंतुओं द्वारा प्राप्त भोजन, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सभी आपके जंतुओं के द्वारा भोजन की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है हमको वनस्पतियों के द्वारा कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं, इसमें जो है आपका गाजर है, मूली है, पालक है, भिंडी है, करेला है, गेहूं है, दाल, ये सब तमाम जो है हमको वनस्पतियों द्वारा भोजन की प्राप्ति होती है। उसके बाद इस वनस्पतियों में हम बात करेंगे कि हम पौधों के कौन कौन से भाग खाने योग्य है। जैसे आप गाजर दे दीजिए, गाजर का हम जड़ खाते हैं, मूली की जड़ खा लेते हैं। मतलब जड़ क्या होता है कि जो पौधे का भाग जमीन के अंदर होता है वही उसकी जड़ होती है। उसके बाद जो है कुछ जो है जंतु के तना खाते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, गन्ना है, ये सब जो है हम इनके तने का उपयोग करते हैं भोजन रूप में। उसी तरह जो है पालक है, मेथी है, चाय पत्ती है, ये सब क्या होते हैं, ये हम पत्तियों का उपयोग कर लेते हैं। तो वनस्पतियों के जो भाग हमारे खाने योग्य होते हैं वही जो हमारे भोजन होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फूल की, जैसे फूल गोभी है, ठीक है। उसके बाद जो है उसी तरह से कुछ मसाले हैं, तो लौंग है, ये सब क्या है, ये जो हम वनस्पतियों के फूलों का उपयोग कर लेते हैं। उसी तरह आपके फल है, अनार है, केला है, तो इस तरह से हमको वनस्पतियों द्वारा भोजन की प्राप्ति हो जाती है। उसी के साथ साथ जो है आपके जो है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम बीज का उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं का बीज उपयोग करते हैं, धान का हम बीज उपयोग कर लेते हैं। तो उसी तरह कुछ के फल, कुछ के फूल, कुछ पौधों के हम बीजों का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि जंतुओं के द्वारा भोजन की प्राप्ति। तो जंतुओं के जो शरीर से मतलब उनसे मांस की प्राप्ति करना, अंडे की प्राप्ति करना, उसके बाद जो है दूध की प्राप्ति करना, तो ये सभी आपके जंतुओं के स्रोत है। जैसे गाय भैंस है, तो गाय हम क्या करते हैं, गाय से और भैंस से हम दूध की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। वही जो है मछली है, इससे उसका मांस उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद जो मुर्गी है, मांस और अंडा दोनों को उपयोग कर लेते हैं। तो जो जंतु जिस तरह बकरी है उसका मांस का उपयोग करते हैं। तो जैसे जंतुओं से हमको जो जितने भोजन मिलते हैं वह हमको जंतुओं के द्वारा ही भोजन की प्राप्ति होती है। और इसी के आधार पर हम जंतुओं को भी, अर्थात इन पेड़ पौधे की जो वनस्पतियां होती हैं इनसे और जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त होता है, तो इनकी खाने के आधार पर हम जंतुओं को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं। तो इनका स्टेप है कि हम जंतुओं को भोजन के आधार पर हम किस तरह से बंटवारा करेंगे, ठीक है। भोजन के आधार पर, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण
भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। देखिए, तो हम भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला का स्टेप है शाकाहारी। दूसरा स्टेप है मांसाहारी और तीसरा का स्टेप है सर्वाहारी। जंतु। तो हम भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब हम बात करेंगे शाकाहारी पर। देखिए, पहला स्टेप ये होता है कि शाकाहारी जंतु की जो जबड़े की बनावट होती है और रंग होती है, उसके दांत चपटे होते हैं, कमजोर टुकड़ा होते हैं और वह नर्म वस्तु को खा पाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सभी आपके शाकाहारी रहते हैं। इनकी परिभाषा आप कैसे बनाएंगे कि जो सजीव अनाज व मांस को खाता है तो उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। उसके बाद है मांसाहारी। मांसाहारी में क्या होता है कि जो जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाता है, अर्थात दूसरे जंतुओं के मांस को खा करके अपना जीवन यापन करता है, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। अगला है सर्वाहारी जंतु। जो जंतु अनाज खाता हो और मांस दोनों का सेवन करता है तो उसे हम सर्वाहारी जंतु कहते। जैसे मनुष्य है, कौवा है, कुत्ता है, ये सभी सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। और मांसाहारी पर शेर, चीता, ये सभी आपके गिद्ध, ये सभी आपके मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो यह जंतुओं के भोजन के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है और उनके जो है इसी आधार पर बांटने के आधार पर इनको अलग अलग श्रेणी में दिया गया है। उसके बाद है अगला है अपघटक। अपघटक का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी जंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए जंतु को जब न मांसाहारी जंतु कुछ खाता है न ही उसको सर्वाहारी खा पाता है, तो अब जब मरेगा जंतु तो उसके मांस को कोई न कोई खाएगा और जब तक उसको कोई नहीं खाएगा तब तक क्या होगा, उसका मांस सड़ेगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होगी और वायु प्रदूषण फैलेगा। तो उसको खत्म करने के लिए कुछ अलग प्रजाति के पौधे होते हैं जो उनको खा करके, मतलब मरे हुए जंतुओं को खा करके और उसको खत्म करते हैं। उससे क्या होता है कि प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ऐसे जंतु जो दूसरे मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं तो उसको अपघटक कहते हैं। जैसे कौवा है, गिद्ध है, ये सभी क्या करते हैं, गीदड़ है, ये सभी मरे हुए जंतुओं का मांस को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसे अपघटक कहते हैं। उसके बाद करेंगे हमारे भोजन में सहायक। अगला जब है कि हमारे भोजन में सहायक, देखिए मनुष्य क्या है, सर्वाहारी प्राणी है। अब यह क्या करता है कि अपने भोजन की प्राप्ति के लिए उसमें कुछ, जैसे मांस खा रहा है तो मांस के साथ वह उसको अनाज भी चाहिए, तो उसमें जो सहायक होते हैं उस मांस के साथ जब दूसरे
भोज्य पदार्थ को मिलाते हैं तो वह इसके भोजन के सहायक होते हैं। जैसे चावल है, दाल है, सलाद है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे भोजन के सहायक होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे भोजन की पाचन क्रिया में सहायता मिलती है और हमारे अंदर समस्त ऊर्जा भी पहुंचती रहती है। उसके बाद है हमारी खाद्य आदतें। हमारी खाद्य आदतें, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारी खाद्य आदतें। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके खाने पीने की जो तौर तरीके होते हैं, ठीक है, तो उसके खाने के तौर तरीके होते हैं, हमको कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, तो ये हमारी आदत डिपेंड करता है कि हमको हम कौन सा खाना खा सकते हैं, हमको खाने में हमको अच्छा है, हमको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, तो ये हमारी खाद्य आदतें होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे अब देखिए इसमें क्या होता है कि जहां पर जैसी उपज होती है, जैसे हमारे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कि अधिक मात्रा में लोग गेहूं चावल हर प्रकार की खेती कर लेते हैं, तो यहाँ सभी कुछ खाते हैं। अभी आप जाएंगे जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जैसे बंगाल चले जाइए तो बंगाल में क्या होता है कि और अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर धान की 2-3 कटाई कर लेते हैं, तो वहाँ के लोग चावल उपयोग करते हैं, केवल रोटी बहुत कम, वहाँ पर रोटी उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पर रोटी कभी वहाँ पर गेहूँ होता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पर जैसा उत्पाद होता है तो लोगों को उसी प्रकार की वहाँ पर आदतें बनी रहती है, और जिससे क्या करते हैं उनको वही आदतें बनती है और उनका मुख्य भोजन बन जाता है। तो इसी तरह जो है जहाँ पर अधिक मात्रा में जिस भोज्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर वैसी आदतें लोगों को पड़ जाती है और लोग उसी तरह का भोजन भी उपयोग करते हैं। उसके बाद है भोजन के कार्य। देखिए अगला का स्टेप है भोजन के कार्य। अब देखिए भोजन के कार्य में क्या होता है, हम भोजन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं, तो उसका भी सिस्टम है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप को नहीं कर पाएंगे, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, दौड़ना, तमाम क्रियाकलाप जो है उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो भोजन से क्या होता है, हमारे अंदर की समस्त क्रियाएं संपन्न होती है। तो भोजन के कार्य में भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। पहला कैसे हो गया, भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। दूसरा स्टेप होता है कि हमारे शरीर का विकास होता है, विकास होगा इससे, ठीक है। और भोजन से हम स्वस्थ रहते हैं। और कहता है तीसरा स्टेप है कि भोजन से हम स्वस्थ रहते हैं। और चौथा स्टेप में है कि भोजन से हमको जब ऊर्जा मिलती है तो हमको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो यह जो है भोजन के कार्य हैं, हमको ऊर्जा मिलेगी, शरीर का विकास होगा, स्वस्थ रहेंगे और रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। तो इतने सब हमको जो भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। उसके बाद करें कि हमारे शरीर की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता आधारीय उपापचय क्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे दैनिक जीवन में, मतलब जो हम डेली प्रतिदिन जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उससे जो ऊर्जा हमको मिलती है, तो यह देखिए ऊर्जा जो हम लेते हैं, मतलब ऊर्जा लेते हैं, तो यह उम्र पर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। उम्र के हिसाब से आपका शरीर
उसमें से ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अधिक पौष्टिक आहार पड़ती है ताकि उनका शरीर का विकास तेजी हो सके, उनके विकास की दर तीव्र होती है। वही जो है जिनकी उम्र लगभग 50 की पहुंच जाती है या उससे पहले 30 से पार होती है तो उनके विकास की दर कम होती है, तो उनको जो है कम ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरह जो है हम अपने शरीर को ऊर्जा देते रहते हैं मतलब भोजन द्वारा, और इससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे शरीर का विकास होता रहता है और सारी क्रियाकलाप जो है संपन्न होते रहते हैं।